नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का रेडियन गुरुकुल के डेली करंट अफेयर सेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में बात होगी 23 और 24 अक्टूबर की उन घटनाओं की जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उनको लगातार डेली करंट अफेयर्स के सेशन मिलते रहें। दोस्तों, हम लोगों के सेशन की जो सबसे खास बात होती है कि यहाँ पर सेशन का जो ड्यूरेशन होता है वो काफ़ी छोटा होता है। ये लगा लीजिए लगभग 10 मिनट के आसपास का होता है, जिसमें हम लोग उन्हीं न्यूज़ को कवर करते हैं जिनके एग्जाम में आने के जो चांसेस होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं। तो लगातार आप सेशन के साथ जुड़कर अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को शुरू करते हैं। और आज के सेशन का पहला और एसएससी डीएसएसबी जैसे एग्जाम्स में 100 टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज यूनाइटेड नेशंस डे एवरी ईयर। तो बिल्कुल याद रखिएगा, हर साल किस दिन को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बिल्कुल इसका आंसर है दोस्तों आज, यानी कि 24 अक्टूबर। तो ऐसा क्या हुआ था 24 अक्टूबर को कि हर साल पूरी दुनिया इसको संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाता है दोस्तों। तो इसकी पूरी इतिहास जान लीजिएगा कि संयुक्त राष्ट्र, दुनिया की जो यूनाइटेड नेशन नाम की ऑर्गेनाइजेशन है, यह जिस चार्टर के द्वारा बना, यूनाइटेड नेशन चार्टर 1945, इस पर जो साइन किया गया था फाइनल, जिस पर एक तरीके से कह लो कि फाइनल अप्रूवल दिया गया था, वो 24 अक्टूबर के दिन ही दिया गया था। जिसपे यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल थी, उसके उस समय के 4 जो परमानेंट मेंबर थे, इस समय तो 5 परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के, लेकिन उस समय 4 थे। वो अमेरिका, रसिया, ब्रिटेन और फ्रांस। इन्हीं चारों के साइन करने के बाद 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन का इस्टेब्लिशमेंट होता है दोस्तों। तो इसीलिए हर साल हम लोग 24 अक्टूबर को मनाते हैं एज ए यूनाइटेड नेशन डे दोस्तों। यूनाइटेड नेशन का पूरा जो पर्पज होता है कि पूरी दुनिया में पीस यानी कि शांति, सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा, ह्यूमन राइट्स यानी कि मानवाधिकार, और डेवलपमेंट यानी कि मानव का विकास हो, आर्थिक विकास हो, समाज का विकास हो, इस तरीके की जो एक्टिविटीज हैं वो पूरी दुनिया में अच्छे तरीके से होती रहे। ये यूनाइटेड नेशन का क्या होता है, मेन उद्देश्य होता है दोस्तों। अगर यूनाइटेड नेशन की बात करें तो इसका एक जनरल सेक्रेटरी होता है, जो इसका सबसे बड़ा अधिकारी होता है, जो पूरे यूनाइटेड नेशन को कंट्रोल करता है। और जनरल सेक्रेटरी का जो चुनाव होता है दोस्तों, वो जनरल असेंबली के द्वारा किया जाता है। किसके रिकमेंडेशन पे किया जाता है, तो बिल्कुल याद रखिएगा, इसी यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल, उन्हीं के रिकमेंडेशन से। तो बाद में मैंने कहा कि इसमें एक और मेंबर ऐड होता है जिसका नाम होता है चाइना। तो इस समय इन्हीं 5 देशों को पूरी दुनिया में P5 के नाम से जाना जाता है, परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल या परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस दोस्तों। तो बिल्कुल याद रखिएगा। और इस समय जो यूनाइटेड नेशन के करंट जनरल सेक्रेटरी है, उनका नाम है मिस्टर एंटोनियो गुटरेस। और ये लगातार न्यूज में है दोस्तों, क्योंकि इजराइल ने अपने यहां आने पर इनकी रोक लगा दी है। बोला है कि अगर एंटोनियो गुटरेस हमारे देश में घुसते हैं तो हम तुरंत इनको जो है कि वहां से बाहर कर देंगे। तो ये इसलिए एंटोनियो जो गुटरेस हैं वो लगातार न्यूज में है, पुर्तगाल के ये मूल निवासी हैं दोस्तों। और बिल्कुल याद रखिएगा कि यूनाइटेड नेशन के जो जनरल सेक्रेटरी होते हैं, इनका कार्यकाल 5 सालों के लिए होता है। और इस समय एंटोनियो गुटरेस किस नंबर के हैं, तो ये भी याद रखिएगा, ये 9th नंबर के सेक्रेटरी जनरल हैं दोस्तों। और इनका जो कार्यकाल शुरू हुआ था 1 जनवरी 2017 को शुरू हुआ था। तो 5 साल इनके हो गए, इनका ये दूसरा कार्यकाल है। तो कोई भी जो सेक्रेटरी जनरल होता है यूनाइटेड नेशन का, वो 2 बार जो है कि यहां पे अपना कार्यकाल पूरा कर सकता है दोस्तों। अगर यूनाइटेड नेशन की बात करें तो यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत बहुत सारी अलग अलग ब्रांचेज होती हैं, जिसमें इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट होता है ब्रांच जिसको हम जनरल असेंबली कहते हैं दोस्तों। और जनरल असेंबली की हर साल जो है कि एनुअल बैठक होती है, जिसमें इसके सारे मेंबर्स आते हैं। अगर इनके मेंबर्स की संख्या की बात करें तो इस समय 193 मेंबर हैं यूनाइटेड नेशंस में। तो ये सारे मेंबर्स के जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं वो यहाँ पे पहुंचते हैं। दुनिया के जो करंट इश्यूज होते हैं, दुनिया में कैसे शांति स्थापित की जाए, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे किया जाए,
उन सभी मुद्दों पर ये सारे के सारे देश आपस में डिस्कस करते हैं। इसी वजह से ये जो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली होती है दोस्तों, इसको बोला जाता है विश्व की लघु संसद। एसएससी अपने एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा, मिनी पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि यूनाइटेड नेशन का कौन सा असेंबली, तो जनरल असेंबली। इसके अलावा यहां पर एक और इंपॉर्टेंट ब्रांच इसका होता है जिसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी काउंसिल। दोस्तों इस सिक्योरिटी काउंसिल में दो टाइप्स के मेंबर होते हैं, एक होते हैं परमानेंट, जिनकी मैंने अभी बात की, इनकी संख्या होती है 5। कौन कौन से देश होते हैं एक बार फिर से सुन लीजिए, अमेरिका होता है, रसिया होता है, फ्रांस होता है, ब्रिटेन होता है और चाइना होता है। ये 5 देश परमानेंट मेंबर होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के। इसके अलावा यहाँ पे टेम्परेरी मेंबर्स भी बनाए जाते हैं जिनकी संख्या 10 होती है दोस्तों, और ये 10 जो देश अपॉइंट किए जाते हैं 2 सालों के लिए किए जाते हैं। अगले 2 साल के लिए फिर दूसरे देश आ जाते हैं इस टेम्परेरी सिक्योरिटी काउंसिल में। इसके बाद आज के सेशन का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो देखिए दोस्तों, अभी मैं करंट अफेयर्स का जब सेशन पढ़ा रहा था तो कुछ दिन पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन पढ़ा था कि इंडिया को भी WHO ने ट्रेकोना फ्री घोषित कर दिया है। तो जो ट्रेकोना होता है ये एक्चुअल में आंख से संबंधित एक डिजीज होता है जिसमें ब्लाइंडनेस वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब इंडिया पूरी तरीके से ट्रेकोना फ्री हो गया है। उसी सीरीज में WHO ने रिसेंटली किस देश को मलेरिया घोषित किया है, मलेरिया मुक्त घोषित किया है? दोस्तों अगर हम भारत की बात करें तो भारत अभी मलेरिया मुक्त नहीं हुआ है। भारत में तो अभी मलेरिया के बहुत सारे केसेस देखे जाते हैं, लेकिन कौन सा देश हुआ है तो उसका नाम बिल्कुल याद रखिएगा, इजिप्ट। अफ्रीका की एक कंट्री है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए न्यूज, यहां पर जो इजिप्ट के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो WHO के द्वारा मलेरिया फ्री का जो सर्टिफिकेट है वो ले रहे हैं। अगर हम यहाँ पे मलेरिया की बात करें दोस्तों तो यह एक लाइफ थ्रेटिंग प्रॉब्लम है, इससे जान भी जा सकती है। और ये किसकी वजह से होती है तो ये भी बिल्कुल याद रखिएगा, फीमेल एनाफिलीज जो मस्किटोज होती हैं, यानी कि मादा एनाफिलीज मच्छरों के द्वारा इसको किया जाता है। अगर हम यहां पे बात करें कि 2024 में मिस्र दुनिया का कौन सा देश बना जो कि मलेरिया मुक्त घोषित हुआ है, तो बिल्कुल याद रखिएगा ये दुनिया का दूसरा देश बना, क्योंकि इससे पहले केबो वर्डे नाम का एक देश है जिसको मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था जनवरी 2024 में इसी साल। और अगर मेडिटेरियन रीजन की बात करें, ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन यानी कि पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र की, तो वहां पर अब मिस्र दुनिया का तीसरा देश बन गया है मलेरिया मुक्त। और इससे पहले जो ऑलरेडी 2 देश हैं उसमें मोरक्को 2010 में बना था और UAE 2007 में। तो ये तो अलग से आपको मैंने इंफॉर्मेशन दे दिया जो आपसे मेन एग्जाम में क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाएगा। क्वेश्चन यही होगा कि 2024 अक्टूबर में कौन सा देश WHO के द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है, तो बिल्कुल याद रखिएगा मिस्र। अगर WHO की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और जो इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था दोस्तों 7 अप्रैल 1948 को किया गया था। आप इसीलिए देखोगे कि हर साल 7 अप्रैल को पूरी दुनिया मनाती है कैसा, इंटरनेशनल हेल्थ डे यानी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस। इसको वर्ल्ड हेल्थ डे भी आप कह सकते हो। तो कभी भी अगर पेपर में आपसे पूछा जाए विश्व स्वास्थ्य दिवस कितने तारीख को मनाते हैं तो 7 अप्रैल। और WHO का हेडक्वार्टर कहां है, तो इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री प्रपोज्ड द इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस इनिशिएटिव ड्यूरिंग द 2024 ब्रिक्स समिट। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि 22 और 23 अक्टूबर को पूरी दुनिया में जो है कि ब्रिक्स समिट का आयोजन किया गया, और ये पूरा का पूरा जो आयोजन था वो रसिया की खूबसूरत सिटी कजान में आयोजित की गई। रसिया ने इसको होस्ट किया और यहाँ पे जो इसके ऑफिशियल मेंबर्स थे 9 इसके ऑफिशियल मेंबर अब हो चुके हैं, पहले 5 होते थे, इस बार 4 इसमें नए मेंबर्स आए हैं। तो अब टोटल 9 देश, और इसके अलावा इन्होंने और भी लगभग 40 देशों को इनवाइट किया था रसिया ने। तो इस पूरी मीटिंग के दौरान इंडिया भी पहुंचा था। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहां जब पहुंचे तो उन्होंने इस सम्मेलन के दौरान एक प्रपोजल पूरी दुनिया के सामने रखा। वो प्रपोजल है इंटरनेशनल बिग
कैट्स अलायंस का दोस्तों। तो बिल्कुल याद रखिएगा, इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस, ये जो प्रपोजल है ब्रिक्स समिट में किसके द्वारा रखा गया है, तो वो इंडिया के द्वारा रखा गया है। यहां पे देखिएगा, एक्चुअल में ये जो इनोवेशन है, या एक तरीके से कह सकते हो कि ये जो एक तरीके की योजना है पूरी दुनिया के जो बिग कैट्स है, जिसमें हमारा टाइगर्स है, लायंस है, स्नो लेपर्ड्स हैं, लिपर्ड्स हैं, जगुआर्स हैं, प्यूमाज हैं, तो या फिर चीता हैं, तो इन सबको बचाने के लिए क्या है कि भारत सरकार ने ऑलरेडी इसको जो है कि अप्रैल 2023 में यहाँ पे इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस स्थापित कर दिया था। और इसको एक ग्लोबल पहचान दिलाने के लिए इन्होंने जो ब्रिक्स समिट हुआ, इसमें मोदी जी ने इसको पूरी तरीके से इनिशिएट कर दिया। दुनिया के देशों को इसमें ऑफर किया गया कि आप आइए और इस अलायंस के साथ जुड़िए, ताकि हम टाइगर्स की जो संख्या कम हो रही इसको बचा सके, लायंस को बचा सके, चीता को बचा सके। जैसा कि आपको पता भी होगा कि इंडियन गवर्नमेंट लगातार इन बिग कैट्स को बचाने के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट चला रही है। जैसे कि यहाँ पे टाइगर्स को बचाने के लिए हम लोग प्रोजेक्ट टाइगर चला रहे हैं। कब शुरू किया था इसको, तो 1973 में। लायंस को बचाने के लिए हम लोग प्रोजेक्ट लायन 2021 से चला रहे हैं। चीता को बचाने के लिए हम लोगों ने एक और प्रोजेक्ट स्टार्ट किया 2022 से, प्रोजेक्ट चीता। तो भारत सरकार कहीं ना कहीं बिग कैट्स के जो इंडेंजरिटी है या फिर जो उनपे खतरा है, उनके लिए काफी प्रयास कर रही है। और इसी दिशा में ये भी एक बहुत बड़ा कदम था हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री का, जिन्होंने ब्रिक्स जैसे मंच से पूरी दुनिया को ये बोला कि अगर आप इंटरेस्टेड हो बिग कैट्स को सेव करने के लिए, कंजर्व करने के लिए, तो आप आइए और इंटरनेशनल जो बिग कैट अलायंस है इसका हिस्सा बनिए दोस्तों। अगर ब्रिक्स समिट की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया कि अक्टूबर 22 से लेकर 2024 के बीच ये खूबसूरत शहर कजान रसिया के में आयोजित किया गया दोस्तों। और इसकी पूरी की पूरी जो होस्टिंग थी रसिया के द्वारा की गई। और यहां पर एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जो ब्रिक्स है इसका ओरिजिनलिटी जो है कि 2001 में पहली बार आता है, जब एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट था जिम ओ'नील। इसने चार दुनिया की उस समय की उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक वर्ड यूज किया था जिसको कहते थे ब्रिक। क्या वर्ड यूज किया था इसने? ब्रिक। ब्रिक का मतलब होता था ब्राजील, आर का मतलब होता था रसिया, आई का मतलब होता था इंडिया और सी का मतलब होता था चाइना। बाद में इन लोगों ने इसकी बात मानी और 2006 में क्या किया, ऑफिशियली इन लोगों ने अपना ब्रिक नाम का ऑर्गेनाइजेशन बना लिया। और 2009 में इन्होंने अपनी ऑफिशियल मीटिंग भी पहली बार की रसिया में, और फिर उसी साल इन्होंने एक नए देश को भी एंट्री दी और फाइनली 2010 में उसका फाइनल एंट्री हुआ, अप्रूवल हुआ। वो कौन सा देश था? साउथ अफ्रीका। तो अब ये पूरा का पूरा समिट क्या बन गया? ब्रिक्स बन गया दोस्तों। और पिछले साल 4 देशों को और इसमें शामिल किया गया। वो 4 देश कौन से हैं? तो बिल्कुल याद रखिएगा, ईरान, इजिप्ट, यूएई और यूथोपिया। इसके अलावा सऊदी अरब का भी बात चल रहा है, लेकिन अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन सऊदी अरेबिया की तरफ से नहीं हुई है, तो हम इसको अभी उसमें मेंबर में कंसीडर नहीं करेंगे दोस्तों। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रिक्स का इस बार का सम्मेलन कहां हुआ? रसिया में हुआ। कितने मेंबर्स हैं? तो 9 मेंबर्स हैं, याद रखिएगा। इसके बाद आज के सेशन का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम व्हेन टू व्हेन इज द नेशनल लर्निंग वीक ऑफ कर्मयोगी सप्ताह बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह या कर्मयोगी सप्ताह कब से कब आयोजित किया जा रहा है? तो देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पूरे के पूरे जो इनिशिएटिव है इसको स्टार्ट किया था। कब स्टार्ट किया था? अक्टूबर 19 से लेकर 25 के बीच। तो ये पूरा का पूरा जो सप्ताह चल रहा है, आज 24 अक्टूबर है, कल ये खत्म होगा। तो ये पूरे सप्ताह में क्या किया जाएगा? कर्मयोगी सप्ताह या फिर नेशनल लर्निंग वीक के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। भारत के बड़े से बड़े जो कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं, स्टेट लेवल के मंत्री हैं, वो इसमें हिस्सा लेंगे। वहां पर क्या किया जाएगा? जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो सरकारी कर्मचारी हैं, वैसे भी जो इंप्लॉइज हैं, उन सबको क्या किया जा रहा है? प्रमोट किया जा रहा है, मोटिवेट किया जा रहा है। क्यों मोटिवेट किया जा रहा है? ताकि वो अपने काम से हमारे देश के, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा भी है कि एक कर्मचारी से लेकर कर्मयोगी बनने तक की जो यात्रा है वो निरंतर विकास, अनुकूलन और राष्ट्र की सेवा के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है।
तो बिल्कुल इसमें यही बताया जा रहा है कि आप एज ए स्टूडेंट या फिर एज ए एम्प्लॉई इस तरीके से काम करिए कि देश की सेवा में बिल्कुल प्रतिबद्ध हो जाइए और आपका यहां कर्मचारी से कर्मयोगी बनने तक का जो सफर है वो बहुत अच्छे से पूरा हो सके। तो पूरे देश में इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है कि आप अपने को कर्मचारी मत समझिए, आप अपने को कर्मयोगी, योगी शब्द को इंट्रोड्यूस करके यहां पे कहीं ना कहीं एक देश प्रेम की भावना को लोगों के बीच में क्या किया जा रहा है, बोया जा रहा है, जिससे और भी तेज, जो जैसे देश प्रेम तो हम लोगों के बीच में है ही, लेकिन इस देश प्रेम को और ज्यादा मजबूत करने के लिए हमारी सरकार ने 19 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर के बीच नई दिल्ली में इस कर्मयोगी सप्ताह की शुरुआत की है। दोस्तों ये जो कर्मयोगी सप्ताह है या फिर इसको हम नेशनल लर्निंग वीक कह रहे हैं, इसका एक्चुअल में ये एक्सटेंशन है। ये किसका एक्सटेंशन है? तो ये एक्सटेंशन है दोस्तों, बिल्कुल याद रखिएगा, यहां पे कर्मयोगी, मिशन कर्मयोगी का, जिसको हम लोगों ने कब स्टार्ट किया था? 2020 में सितंबर महीने में स्टार्ट किया था। तो ये भी बिल्कुल याद रखिएगा। आज के सेशन का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, हु ज्वाइंस एशियन डेवलपमेंट बैंक एज 69th मेंबर ऑफ कंट्री, 69th मेंबर कंट्री, यानी कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसका 69वां मेंबर कौन बना है? एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है मनीला में है और वहीं से ऑफिशियल इंफॉर्मेशन जारी की गई है कि इजराइल अब इसका जो है कि कौन सा मेंबर बन गया है? 69वां मेंबर। अगर एडीबी के मेंबर्स की बात करें तो यहां पे दो टाइप के मेंबर्स होते हैं दोस्तों, एक रीजनल होते हैं, यानी कि जो जिस रीजन के लिए बनाया गया था उस रीजन से बिलोंग करते हैं। तो एडीबी का मेन जो बनाने का पर्पस था दोस्तों 1966 में कि जो एशिया पैसिफिक रीजन है, स्पेशली बिल्कुल याद रखिएगा, एशिया और पैसिफिक रीजन के जो देश हैं उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए जो पैसे की जरूरत है वो एडीबी पूरा करेगा। बाद में इसमें बहुत सारे अन्य कंट्रीज भी ऐड हुए जो एशिया पैसिफिक रीजन के बाहर के थे, तो उनको क्या बोला गया? नॉन रीजनल बोला गया। तो यहां पे दो टाइप के कंट्रीज होते हैं, रीजनल और नॉन रीजनल। अगर रीजनल मेंबर्स की बात करें तो इस समय इसकी संख्या 49 है और इजराइल इसमें शामिल हो गया है नॉन रीजनल के रूप में, तो अब इसकी संख्या हो गई है 20। तो टोटल अगर हम एडीबी में मेंबर्स की संख्या देखें दोस्तों तो 69 है, बिल्कुल याद रखिएगा। इजराइल किस रूप में शामिल हुआ है, रीजनल मेंबर में या नॉन रीजनल में? तो चूंकि इजराइल का अगर लोकेशन आप मैप में देखोगे तो इट इज नॉट लोकेटेड इन द एशिया पैसिफिक रीजन। इजराइल एग्जैक्टली लोकेटेड इन ईस्टर्न अफ्रीका रीजन जो है, या फिर अगर हम उसको कह लें, अगर इजराइल का एग्जैक्ट लोकेशन देखें दोस्तों तो वो मध्य एशिया जो हमारा है, जिसको मिडिल ईस्ट एशिया बोलते हैं, या फिर हम इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि जो खाड़ी देश हैं उसके आसपास इसका लोकेशन है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, तो जो इजराइल है वो नॉन रीजनल के रूप में इसमें शामिल किया गया है। आज के सेशन में बस इतना ही दोस्तों। आज के सेशन की पूरी जो पीडीएफ है आपको यहां रेडियन गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जाकर वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। डेली करंट अफेयर्स के लिए आपको रेडियन गुरुकुल के यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहना है। सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक जरूर करिएगा, कमेंट भी करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। जो दोस्त चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे ताकि लगातार उनको नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए दोस्तों आज के सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। जय हिंद।